मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बेसिक की अगर बात करें, देख लो, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो देख लो, एक्सरसाइज 11.1 की अगर बात करें और एक्सरसाइज 11.2 की बात करें, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ लेना है। देख लो, यहाँ पे 11.1 यहाँ पे लिख देते हैं 11.2। अगर हम लेंथ की बात करें तो इसमें भी आपको टेंजेंट मिला था, सब टेंजेंट मिला था, नॉर्मल मिला था, सब नॉर्मल मिला था। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 11.2 की, इसमें भी लेंथ ही है। देख लो, टेंजेंट यहाँ पे लिखा है, फिर क्या लिखा है, सब टेंजेंट लिखा है, फिर क्या लिखा है, नॉर्मल लिखा है, फिर सब नॉर्मल लिखा है। दोनों में सेम दिख रहा है, टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, नॉर्मल सब नॉर्मल। और लेंथ की ही बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी हम बात करें 11.1 के, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपने ये सब कुछ सीखा था। किस फॉर्म में सीखा था? कार्टेशियन फॉर्म में सीखा था। कहने मतलब है एक्स एंड वाई वेरिएबल में। अगर हम इसकी बात करें 11.2 की, टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल, पोलर फॉर्म में आपको सीखना है। किस फॉर्म में सीखना है? पोलर फॉर्म में सीखना है। आर एंड थीटा, दो वेरिएबल आर एंड थीटा पोलर फॉर्म में, और एक्स एंड वाई कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है। मतलब इस एक्सरसाइज में एक्स एंड वाई के लिए काम हुआ था, और 11.2 एक्सरसाइज में आर एंड थीटा वेरिएबल में काम होगा। इतना डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देख लो, जो यहाँ पे वो यहाँ पे। अब इसको हम रफ करते हैं। अब इसको बताते हैं। तो लाइक है कर दो, लाइक की बटन फोड़ डालो, दबा दबा के फोड़ो भाई। यहां पर हम फोड़ेंगे बेसिक को और क्वेश्चन को फोड़ेंगे। डायग्राम बना लो। टेंजेंट सब टेंजेंट, नॉर्मल सब नॉर्मल अगर निकालना है तो डायग्राम बनेगा भाई। देखो, सभी स्टूडेंट क्या करो, डायग्राम बना लो। थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहां पर आपको थीटा 0 मिलेगा और यहां पे π/2 मिलेगा। इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। सभी स्टूडेंट लिखो जो यहां पे हम लिख रहे हैं, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। और ये क्या है? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको पोल बोलेंगे, ओरिजिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि पोलर में आपको सीखना है। पोलर फॉर्म में इसको पोल बोलते हैं। एक्स एंड वाई वेरिएबल में इसको ओरिजिन बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक कर्व ड्रा करेंगे। तो देख लो भाई, ये टेंजेंट हमने लाइन ड्रा की, किसकी की है? कर्व की है। तो कर्व तो यहाँ पे हम लेना ही लेना है।
तो देख लो ये रहा कर्व, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, R इक्वल एफ थीटा कहेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं टेंजेंट एट पॉइंट P। ये फिक्स है, ये क्या है, ये पॉइंट फिक्स है, समझ गए। अब यहां पर एक लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। और टेंजेंट लाइन ड्रा हो ही चुकी है, अब नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल लाइन ये है, ठीक है। इसको पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी दे दो भाई, हमने यहाँ पे G दे दिया, यहाँ पे हम T दे देते हैं और इस पॉइंट को P ही रखना है। और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के बिटवीन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया है 90 डिग्री, समझ गए। अब यहाँ से एक लाइन हम मिला लेते हैं, ये इस लाइन को क्या बोलेंगे बताओ भाई। मतलब P पॉइंट से और पोल से अगर हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन, इस लाइन का भी नाम है रेडियस वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। सभी स्टूडेंट लिख लो, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपने समझ लिया, ये डायग्राम आपने समझ लिया, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेंजेंट, समझ गए। ये भाई ले लो टेंजेंट। और नॉर्मल की बात करें, यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल आपने समझ लिया। सब टेंजेंट कहाँ पे मिले, देख लो यहाँ पे मिलेगी। सब टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, पोल से, मतलब पोल से यहाँ तक, ये क्या है, सब टेंजेंट है। इसको यहाँ पे T डाल दें यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे सब नॉर्मल की, ये यहाँ पे मिलेगा आपको पोल से G तक, समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब नॉर्मल, ये है पोल से G पॉइंट तक सब नॉर्मल। अब यहाँ पे एंगल आपको लेना है, फिक्स है, जो भी यहाँ पे हमने लिखा है ये सब फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते हो आपको। जैसे इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन, और रेडियस वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ये फिक्स है। अब देखो यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है और ये क्या है, रेडियस वेक्टर। टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के जो बिटवीन एंगल होता है वो फाई होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाई लिखते हैं। ये भी फिक्स है, ये भी क्या है, फिक्स है। अब आपको बताना ये वाला एंगल, ये एंगल आपको बताना, ये वाला बताओ भाई, ये एंगल आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल है, अगर ट्रेंगल की हम एक साइड बढ़ाते हैं, कोई सी ले लो, हमने ये वाली ले ली, अगर ये एंगल अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये कितने का होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण बोलते हैं। तो बता भाई, अंदर वाले जो दो एंगल होते हैं उनका सम होता है बाहर वाले का, तो इसको हम क्या लेते हैं, साई के इक्वल थीटा प्लस का फाई, ये हम लिख देते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण,
हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण। समझ गए? इतना आपने समझ लिया। अब एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मतलब पोल से ये टेंजेंट जो लाइन है ना इस पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको एम डालते हैं और परपेंडिकुलर इधर भी 90 बताएगा एंगल और इधर भी क्या बताएगा 90, क्योंकि आपको पता ही है कि 90 डिग्री उधर भी है इधर भी होगा भाई, क्योंकि 180 होता ना टोटल। तो परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री का एंगल बताता है दोनों साइड, तो इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये P है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, P लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल से ऑन द टेंजेंट लाइन पर एक परपेंडिकुलर लेंथ हमने ड्रा की है। अब किसको क्या बोलेंगे पहले आपको लिख लेना है, किसको क्या बोलेंगे पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, चाहे आप 1 2 3 करके लिख लो, चाहे स्टार, चाहे हच, कुछ भी, तो हच से काम करेंगे। यहाँ पे हमने कहा ये OP जो है किसके परपेंडिकुलर है, OP जो है परपेंडिकुलर है GT पर। ये G है ये T है, देखो ये GT है और ये क्या OP है, तो OP परपेंडिकुलर है GT पे। अब OP बताओ, ये OP ये रेडियस वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने R ले लिया, ये फिक्स है। ये क्या है, रेडियस वेक्टर, ये क्या है, फिक्स है R, ये फिक्स है रेडियस वेक्टर R को लिखते हैं। तो यहाँ पर R लिखते हैं और यहाँ पर क्या रेडियस वेक्टर लिख देते हैं। समझ गए? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट आपने समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट थीटा के लिए कर लेते हैं। अब बताओ ये थीटा जो एंगल है किन 2 लाइन के बिटवीन है, किन 2 लाइन के बिटवीन है, इनिशियल लाइन एंड रेडियस वेक्टर के बिटवीन है थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन, मतलब टेंजेंट लाइन नहीं है, ये इनिशियल लाइन है। टेंजेंट तो ये वाली है, ये वाली टेंजेंट है, क्योंकि कर्व से जो टच होती ना उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जो कर्व से टच होती है लाइन उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। तो इनिशियल लिखो, इनिशियल लाइन। समझ गए? ये थीटा समझ में आ गया। अब आपसे ये कहेंगे फाई बता दो भाई, ये फाई किन दो लाइन के बिटवीन है, ये फाई किन 2 लाइन के बिटवीन है, टेंजेंट रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब साई बता दो। ये साई को क्या बोलेंगे, मतलब 2 लाइन के बिटवीन ये एंगल साई है। तो कौन सी 2 लाइनें हैं, एक इनिशियल लाइन है एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन, ये साई है, ये देखो ये टेंजेंट है और ये क्या इनिशियल है। तो यहाँ पे लिखो टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन, टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन। ये समझ रहे हो कि ये जो साई है टेंजेंट इनिशियल लाइन के बिटवीन है। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। एक और देख लो, ये P, जो P हमने आपको बताया कि हमने परपेंडिकुलर लेंथ ली है पोल से,
तो कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, ये पोल है, मतलब पोल से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रा की है, तो वही लिखा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पर ये ड्रा हुई है, तो आपको लिखना है ऑन द टेंजेंट लाइन लिख दो, क्योंकि टेंजेंट लाइन पे ये ड्रा हुई है। ये कितने पॉइंट हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब आपको बताएंगे tan फाई के इक्वल r d थीटा अपॉन डी आर, आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बताते हैं, इसको हम रफ करते हैं, इसको हटा दें, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। नोट करते रहो भाई, क्या करते रहो, नोट करते रहो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है प्रूव दैट tan फाई, मतलब ये एंगल फिक्स है भाई, क्वेश्चन जब आएगा तो tan के साथ फाई ही आएगा, तो r d थीटा अपॉन डी आर, और करके आ जाता है cot फाई के इक्वल 1 अपॉन r और डी आर अपॉन डी थीटा। या तो ऐसे पूछा जाता है या फिर ऐसे पूछा जाएगा। ये आ चुका है कानपुर यूनिवर्सिटी में 2009 में, ये पूछा गया था 2009 में कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी डाल लो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो। अब बताते हैं, ये तो पता ही है क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए इसको रफ कर देते हैं। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव होगा। पेपर की अगर बात करें, वहाँ पे भाई क्वेश्चन बनकर आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लो। क्या लिख लो, सॉल्व। तो देखो यहाँ पर आपको रेडियस वेक्टर ये दिख रही है लाइन, तो एक और इसके विद रिस्पेक्ट टू आपको ड्रा करना है, तब ये प्रूव हो जाएगा। तो रेडियस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू एक हम ये ड्रा कर लेते हैं, ये लाइन हमने ड्रा कर ली, रेडियस वेक्टर के बिटवीन ड्रा की है, किसके, ये जो लाइन ड्रा की है रेडियस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये r है, तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस का डेल्टा r, ये हो जाएगी। भाई अगर ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो लेंथ में इंक्रीजिंग हुई है, लेंथ में क्या हुई है, इंक्रीजिंग, तभी ये डेल्टा r आया है। समझ गए, r प्लस डेल्टा r। अगर हम बात करें एंगल की, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, एक पॉइंट लिखना है। जैसे ये लिखा था, रेडियस वेक्टर से r से लिख दिया था, और जो एंगल बना है, जो एंगल बना है रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बिटवीन, वो थीटा है, तो थीटा यहाँ पे आपने लिख दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट लिखना है। तो रेडियस वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू ये लाइन ड्रा कर ली, तो ये आ जाएगा यहाँ पे r प्लस का डेल्टा r, ठीक है। अब एंगल की अगर बात करें, तो एंगल में भी इंक्रीजिंग होगी, एंगल में इंक्रीजिंग होगी। तो देखो यहाँ पे बताते हैं, ये इंक्रीज हुआ थीटा प्लस का डेल्टा थीटा हुआ। भाई अगर यहाँ से ये देखो, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक बताओ, फिर यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डेल्टा थीटा।
भाई इसको क्या ले लिया, डेल्टा थीटा ले लिया। तो ये डेल्टा थीटा है क्योंकि डेल्टा आर इंक्रीज हुई है तो थीटा को डेल्टा थीटा से लिखेंगे भाई यहाँ पे। तो थीटा और डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब पॉइंट वहाँ पे लिख दो। तो लिखो कैसे, पहले ये तो आर प्लस डेल्टा आर लिख दिया, फिर यहाँ से आपको एंगल लेना है यहाँ से, तो थीटा प्लस का डेल्टा थीटा, ऐसे करके पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन ये लाइन आगे बढ़ा लो, रेडियस वेक्टर हमने आगे बढ़ाया और एक हम ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये तो 90 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसे एन डाल दो, कोई भी पॉइंट डाल दो आपकी मर्जी, लेकिन जो पॉइंट पड़े हुए हैं उसके अलावा डालना है। तो एन डाल दिया, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे, इसे मिला लो। ये ट्रायंगल आपको लेना, इस ट्रायंगल से जो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस ट्रायंगल से प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव होगा, चाहे इसकी बात करेंगे चाहे इसके, इस वाले ट्रायंगल से 90 डिग्री के। तो लाइन ड्रा कर देते हैं। अब आपको बताना है ये एंगल बताओ भाई, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो बताओ भाई, ये एंगल फाई है, ये एंगल दिख रहा है फाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें शीर्षाभिमुख कोण के, किसकी बात करें, शीर्षाभिमुख कोण के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली आपको पता है शीर्षाभिमुख, तो जो शीर्ष से एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, जो शीर्ष से एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपका 30 डिग्री है तो ये भी फिर 30 डिग्री होगा। तो इसीलिए अगर ये फाई है, मेरे प्यारे बच्चों कलर कर देते हैं, अगर ये वाला फाई है तो ऊपर वाला आपको बताना है, अगर ये फाई है तो ऊपर वाला आपको पता हो, नहीं पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो फाई लिख दिया, अगर ये फाई तो ये भी फाई होगा, तो ये वाला आपको ले लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी से हो जाएगा प्रूव। अब इसको हम रफ करते हैं, ये तो हमने समझाया है कि शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, तो देखो कैसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन पी ले लो, देखो क्यू एन पी, ठीक है। अब आपको फाई दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे, tan फाई के इक्वल, यहाँ पे लिमिट यूज होगी और यहाँ पे तो tan है। अब फाई का एंगल बताओ क्या है, QPN, मतलब QPN यही तो एंगल फाई है, तो हम क्या लिखेंगे QPN, और यहाँ पर आपको लिखना है डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा थीटा टेंस टू 0 लिखना है। लिमिट आपको जरूर यूज करना है, यहाँ पे बगैर लिमिट से ये प्रूव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डेल्टा थीटा टेंस टू 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पे फाई तो यहाँ पे डेल्टा थीटा। अब हम आपसे ये कहें, हाँ इसकी वैल्यू बताना है, तो आपको पता है tan की अगर बात करें हम, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। ये कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, एच से हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा और इसका नाम है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे मिलता है लास्ट वाला 10 P/B। और कुछ बच्चे लाल बटे कक्का से जानते हैं,
लाल बटे कक्का से जानते हैं, तो ये लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का का भी दूसरा नाम है लाला आम लाया। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम दूसरा नाम है। जैसे लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको दूसरा नाम बताया लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ऐसे यहाँ पे इसका क्या नाम है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका भी दूसरा नाम है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ऐसे निकालो भाई। तो देखो एंगल आपने कौन सा लिया फाई, तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस हो जाए, इसके ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पहले लेना है, तो क्यू एन ले लो, यहाँ पे क्यू एन ले लो, अपान में ये पी एन ले लो, क्योंकि बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो हमने क्या ले लिया पी एन ले लिया। अब आपको क्या करना, पी एन को पोल से डिस्टेंस निकालना, पी एन की जो है पोल से डिस्टेंस निकालना है। तो देख लो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, क्यू एन तो ऐसे ही रखो, इसको हम रफ करते हैं, ये तो आपने समझ लिया है। पी एन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं पी एन, फिर आपको समझा देंगे। पी एन टोटल में से, मतलब टोटल क्या है ओ एन है, तो टोटल में से ये रेडियस वेक्टर आर माइनस कर दो ओ पी, ठीक है। मतलब हमने ये पी एन कैसे निकाला, ओ एन में से ओ पी माइनस कर दिया। पी एन कैसे निकाला, पी एन कैसे निकाला, टोटल, मतलब टोटल में से ये कम माइनस कर दो, तो टोटल है ओ एन और कम क्या है ओ पी। कुछ बच्चे ऐसे निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं जैसे हमने उनसे कहा कि ओ एन है, ओ एन के कितने पार्ट हैं, ये ओ से एन तक कितने पार्ट हैं इस लाइन के, तो आपने बोला एक सर ओ पी पार्ट है, देखो एक यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक, तो हमने ऐसे लिख दिया। कुछ बच्चे यहाँ से पी एन निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे निकाल लेते हैं, तो जैसे समझो, इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें एक लाइन बढ़ जाती है तो टाइम एक्स्ट्रा थोड़ा लग जाएगा, समझ गए। चाहे ऐसे निकालो और चाहे ऐसे निकालो, ओ एन माइनस ओ पी। अब आपको वैल्यू निकालना है क्यू एन की, ओ एन की, ओ पी पता है, ओ पी पता है, ये आर है, ठीक है। ओ पी तो आपको पता है, ओ आर है, तो ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। और ये 10 फाई लिखते रहो, ये क्या लिखते रहो 10 फाई, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे देखो, क्योंकि हमें ओ एन क्यू एन बताना है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला लेना है, क्यू एन ओ ये लेना है, यहाँ से पता चले, क्योंकि हमें एंगल लेना ना, ये डेल्टा थीटा लेना है, तो डेल्टा थीटा ओ एन क्यू ये फिक्स है। आपको क्यू एन और ओ एन की वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालना है, ओ एन क्यू। तो ओ एन क्यू अगर हम बात करें 90 के अपोजिट, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो ओ पी है ना आर है, तो आर रेडियस वेक्टर है ये, और ये क्या है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये रेडियस वेक्टर है, तो इसको तो पकड़ना ही पकड़ना है। मतलब जब वैल्यू निकालोगे, चाहे क्यू एन की बात करें चाहे ओ एन की बात करें, इस लाइन को पकड़ना ही पकड़ना है। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस मतलब कड़, ठीक है, और इस एंगल के अपोजिट क्यू एन है, ठीक है, क्यू एन ये रहा। तो लंब बटे कड़ किस में होता है, लंब बटे कड़ साइन में होता है, लंब बटे कड़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, समझ गए। तो साइन डेल्टा थीटा, अब परपेंडिकुलर क्यू एन है, हमने लिख दिया क्यू एन, और हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे,
क्यू एन तो ऐसे ही रखो, लेकिन ओ क्यू की वैल्यू आर प्लस का डेल्टा आर रख दो, क्रॉस इनटू कर दो तो क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस का डेल्टा आर और इनटू में साइन डेल्टा थीटा निकल आए। अब ओ एन निकालेंगे इसी राइट एंगल ट्रायंगल से ओ एन आपको निकालना है, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, आपको बताते हैं। इसके आगे आपको लिखना है, मतलब इसके आगे यहाँ पे लिखना है, एंड करके लिखना है। तो ये तो लाइन आपको पकड़ना ही पकड़ना है, तो परपेंडिकुलर हो ही चुका है। अब ये बेस आपको लेना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, मतलब आधार और कड़ किस में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है, तो कॉस ले लो। तो कॉस डेल्टा थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मेरा क्या है, बेस देख लो भाई, बेस है, कहाँ गया बेस, मतलब ओ एन है, ओ एन, हाँ बेस क्या है मेरे पास, ओ एन है, ठीक है। तो बेस हमने ओ एन लिख दिया, हाइपोटेनस मेरा ओ क्यू है, ठीक है। तो कॉस डेल्टा थीटा ओ एन, ओ से एन वैल्यू निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही रखो। ओ से क्यू तक देखो, ओ से क्यू तक क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, तो आर प्लस डेल्टा आर क्रॉस इंटू कर दो तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी, इसका इसमें इंटू कर दो, आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली इसमें रख दो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब इसलिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसलिए tan फाई के इक्वल लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ठीक है। पहले हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, क्यू एन अपॉन ओ एन माइनस ओ पी। अब वैल्यू रखो, तो ठीक है, ये तो रफ हो गया, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। अब क्यू एन की वैल्यू ये है, तो आर प्लस का डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा अपान में ओ एन ये निकला, आर प्लस का डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओ पी, देख लो डायग्राम से देख लो, ओ पी कितना है, आर है, आर हमने लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो भाई सिंप्लीफाई, इसका फार्मूला आपको पता है, मतलब साइन का कॉस का तो पता है, लिख देते हैं। देखो जैसे अगर साइन थीटा की बात करें तो पावर 135 चलती है, मतलब थीटा फिर 135। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस जो चलता है 246, साइन ऑड पावर में चलता है और कॉस इवन पावर में चलता है, और 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 से क्या होती है स्टार्टिंग, 2 4 फिर आगे 6 मिले। ये दोनों ही फार्मूले आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि इनका यूज है यहाँ पे। चलो भाई ये दोनों इसमें यूज़ करते हैं, नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं। अब tan फाई के इक्वल आपको लिखना है, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ठीक है। तो आर प्लस का डेल्टा आर, बताओ भाई डेल्टा थीटा है, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा है डेल्टा थीटा रख दो, डेल्टा थीटा फिर डेल्टा थीटा, तो 135 से पावर चलती है 13, बाद इतने रखो, 13 इतने रखो, इतने से ही काम मेरा चल जाएगा, ठीक है। अपान में आर प्लस का डेल्टा आर, यहाँ पे 13 मतलब 246 से चलाओ तो डेल्टा थीटा, ये 2 हो गया, बस इतने से काम चलाओ हो जाएगा। और माइनस का मेरे पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे। माइनस का मेरे पास आर है, ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम है और ये मेरी कैलकुलेशन है, ये मेरी क्या है कैलकुलेशन है, वो तो डायग्राम है उधर रखते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि 2 टर्म से ही काम चल जाएगा, 3 टर्म ना लिखो। अब देखो यहाँ पे करना क्या है,
जैसे आपको क्लास 12th में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था क्लास 12th में, जैसे d2y/dx² प्लस का 2dy/dx है। तो आपसे हमने पूछा था कोटि बताइए, तो आपने कोटि 2 बताई थी और घात 1, क्योंकि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है वहाँ से कोटि, और घात अगर बात करें तो उसी की घात बताई जाती है, जिसकी कोटि बताई जाती है उसी की घात बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर और डिग्री, तो यहाँ पर आपको फिक्स लेना है फर्स्ट ऑर्डर। क्या लेना है, फर्स्ट ऑर्डर का लेना है, समझ गए, सेकंड ऑर्डर का छोड़ देना है। तो थोड़ा एक लाइन हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे r प्लस का डेल्टा r प्लस का डेल्टा r, इसको तो ऐसे ही रखेंगे डेल्टा थीटा माइनस का डेल्टा थीटा 135 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, अपान में देख लो, अपान में इंटू कर लो, तो r प्लस का डेल्टा r, इसका r प्लस का डेल्टा r, ये इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि r कैंसिल हो जाएगा इसलिए, और लास्ट में क्या लिख दो, ये माइनस का r, ये r, ये कट गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का लेना है, डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट ऑर्डर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक इन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही हमको प्रूव करना है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर लेना है, टेक इन टू द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्मॉल क्वांटिटी, क्वांटिटीज का मतलब राशियां होती हैं, क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, होती हैं राशियां। तो फर्स्ट ऑर्डर का ही लेना है आपको, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर छोड़ देना है। तो देखो भाई, तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, अगर हम r का इसमें इंटू कर दें तो हमको क्या मिलेगा, r डेल्टा थीटा मिलेगा, r का इसमें इंटू करेंगे तो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे पावर 3 मिल जाएगी, और फर्स्ट ऑर्डर आपको लेना है, थर्ड ऑर्डर मिला है छोड़ दो। अगर इसका इसमें इंटू करेंगे तो आपको पता है 1 इसकी, मतलब 1 इसकी कितनी हो गई, सेकंड ऑर्डर बन गया। तो सेकंड ऑर्डर आपको छोड़ देना है, मतलब अगर देखा जाए इतना ही आपको मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर ही मिलेगा, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर छोड़ना है। तो ऊपर से इतना मिल गया। अब नीचे की बात करें, यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है, अगर इंटू करोगे तो r का इसमें तो सेकंड ऑर्डर और इसका इसमें करोगे तो थर्ड ऑर्डर। आपको ये केवल लेना है, यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया है, यहाँ से आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर, भाई फर्स्ट ऑर्डर ही लेना है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है आगे छोड़ दो। तभी तो यहाँ पे लिखा है हमने टेकन टू द फर्स्ट ऑर्डर स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब लिमिट हटा दें, मतलब 10 फाई के इक्वल आ जाएगा, लिमिट हटा दो तो 10 फाई के इक्वल ये डेल्टा दिख रहा है आपको, डेल्टा दिख रहा है, तो d बन जाएगा d थीटा अपॉन dr, ये बन जाएगा 10 फाई। मतलब लिमिट हटा दो तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा r d थीटा अपॉन dr बन जाएगा, ठीक है। नोट करो भाई, ये प्रूव हो गया। अब बात करेंगे हम टेंजेंट के लिए फार्मूला, सब टेंजेंट के लिए फार्मूला, नॉर्मल के लिए और सब नॉर्मल के लिए निकलवाते हैं। इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको डालना है, क्या डालना है, नेक्स्ट पॉइंट। इसको रफ करेंगे, इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। ये पोल बार बार मिट जाता है भाई, ये क्या मिट जाता है, बार बार ये पोल मिट जाता है। हम क्या करें, फिर लिखते हैं ये दोबारा, ठीक है। अब
अब देखो, जैसे अगर हम बात करें टेंजेंट ये मिला, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ आपको कुछ समझाते हैं। जैसे अगर हम ये वाला लेते हैं ट्रेंगल, ये मतलब PMO लेते हैं क्योंकि ये 90 है, तो यहाँ पे एक पेडल इक्वेशन निकलेगी जो अगली एक्सरसाइज में उसका यूज है, 11.3 में है। तो यहाँ पे निकाल लो भाई इस डायग्राम से निकाल लो, जरूरत वहाँ पे पड़ेगी 11.3 एक्सरसाइज में पेडल इक्वेशन। तो ट्रेंगल PMO या OMP ले लो भाई, क्या करोगे, लेते हैं नेक्स्ट नंबर फ्रॉम राइट एंगल ट्रेंगल OMQ। अगर हम बात करें साइन फाई की, यही एंगल आपको लेना है फाई, तो इसके अपोजिट क्या मिला, परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट क्या हुआ, ये 90 है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, तो लंब बटे कर्ण साइन में आता है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके अपोजिट क्या है मेरे पास, OM है, इस एंगल के अपोजिट यही तो परपेंडिकुलर है OM, यहाँ पे लिखा। अब हाइपोटेनस की बात करेंगे, 90 के अपोजिट OP, लिख लो भाई OP, तो साइन फाई के इक्वल OM, OM की वैल्यू क्या है, P है, और हाइपोटेनस मतलब OP की वैल्यू देख लो, ये OP R है, तो क्रॉस इनटू कर दो, P इक्वल क्या निकला, R साइन फाई। तो ये क्या है, दिस इज ए पेडल इक्वेशन, दिस इज ए पेडल इक्वेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ, P इक्वल R साइन फाई, ये आपको ध्यान रखना है। 11.3 जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसका यूज होगा। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब इन फार्मूलों की बात करेंगे, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल की बात करेंगे। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पोलर है, पोलर टेंजेंट ये आपको दिख रहा है, तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टेंजेंट हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक, मतलब है तो पूरी टेंजेंट, लेकिन लेंथ की बात करेंगे तो PT की बात करेंगे, तो PT ये तो लाइन हमें लेना ही लेना है क्योंकि टेंजेंट। और ट्रायंगल की बात करें तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट ये पॉइंट डालना है आपको, मतलब ये जो रफ किया है यहाँ तक लिख लिया, इसके आगे लिखना है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, देखो बताते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रेडियस वेक्टर के, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई। जैसे देखो ये GT है, ये क्या है, GT है भाई, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था कि OP जो है GT के परपेंडिकुलर है, तो इधर भी 90 मिलेगा ये वाला, और ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है। 90 से ये हमको पता चल जाएगा, हाइपोटेनस कर्व हमको पता चल जाएगा। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि रेडियस वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इस साइड ये 90 डिग्री और उस साइड ये भी 90 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम लिखेंगे POT लिख लो, POT लिख लो, कैसे भी लिखो भाई, POT लिख लो, PTO लिख लो, चाहे TOP लिख लो, कैसे भी लिख लो, यही ट्रायंगल लेना है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल POT। अब हमें ये वाली लाइन लेना ही लेना है, तो 90 के अपोजिट ये तो हाइपोटेनस हो गई, 90 के अपोजिट ये क्या हो गई, हाइपोटेनस। टेंजेंट तो लेना ही लेना है, तो बताओ भाई, हाइपोटेनस और रेडियस वेक्टर लेना है, ये तो लेना ही लेना है रेडियस वेक्टर। तो ये तो हाइपोटेनस, ठीक है, और ये एंगल क्या है मेरे पास, फाई है, ये एंगल आपको फाई लेना है, फाई लेना है, एंगल फाई लेना है, समझ गए, फाई फिक्स है, ये लेना है। फाई के अपोजिट क्या,
परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेना नहीं है, सब टेंजेंट अभी नहीं निकालना है, हमको टेंजेंट निकालना है। तो ये ना लो, एक ये ले लो लाइन, एक ये ले लो, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस बचा हुआ है, बेस है। तो हमें हाइपोटेनस और बेस दिख रहा है, हाइपोटेनस और क्या दिख रहा है, बेस। तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, सेक में आता है। अगर कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस और बेस सेक में आता है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, सेक फाई ले लिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस तो ये है, लिख लो रेडियस वेक्टर, तो ओपी हाइपोटेनस क्या है, पीटी, 90 के अपोजिट, ये 90 दिख रहा है, ये 90, मतलब ये रेडियस वेक्टर और इस लाइन के बिटवीन 90 डिग्री के अपोजिट देखना है हाइपोटेनस, ठीक है। तो पीटी मिल गया। अब यहाँ से वैल्यू रख लो। तो हमें पता है हम किसका यूज करेंगे, देखो हम यूज करेंगे जो हमने प्रूव किया था, tan फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर फाई लिखना है रूट में, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है। तो ओपी की बात करेंगे, ओपी आर है, आर रख लो। पीटी की बात करेंगे, पीटी की, पीटी ये क्या है, ये पीटी है, ये गलत हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता ना, हमने सेक लिखा है, ऊपर जाएगा पीटी और नीचे आएगा ओपी। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम भागेंगे नहीं, बता देंगे। तो पीटी ऊपर लिखो, ये पीटी है, क्योंकि हमें पीटी फाइंड करना, पीटी को बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और ओपी यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर रख लो और इसको बना लो 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई, तो ये तो फार्मूला होता है। तो पीटी के अपॉन आर का क्रॉस इंटू कर दो, तो पीटी इक्वल आर और रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई। अब ये वैल्यू डाल दो, ये तो आपको पता ही है। तो पीटी के इक्वल आर 1 प्लस का, जैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये है टेंजेंट की लेंथ, ये क्या है, टेंजेंट की लेंथ। तो कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिखते हैं हम, यहीं पे लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये याद कर लेना, आर और 1 प्लस का आर स्क्वायर डी थीटा के अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना। पोलर फॉर्म में लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला है, आर रूट में 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात करेंगे हम सब टेंजेंट की। इस बार हमें क्या लेना है, ये फाई तो लेना ही लेना है, फाई तो लेना ही लेना, और ये भी लेना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब टेन लेना है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, टेन लेना है, टेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, 10 लेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ये फार्मूले याद कर लेना, ये फार्मूले क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, तो हमसे अगर पूछा जाएगा ये टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, तो यही फार्मूले हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यही ट्रायंगल लेना है, ठीक है, यही ट्रायंगल लेना है। और अगला पॉइंट लिखना कि इसी पॉइंट में लिखना है, तो इसी पॉइंट में लिख लो। जैसे ये हमने निकाला, इसके आगे एंड करके लिखना, क्योंकि एक ही पॉइंट में ये दोनों निकालो, एक ही पॉइंट में ये दोनों निकालो, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का यूज हो रहा है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। जो यहाँ पे रफ किया था, इसके आगे एंड करके लिखना है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे,
एंड करके हम भी लिखेंगे। tan फाई के इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, OT है, और बेस क्या है, ये वाली OP है, ठीक है। तो tan फाई के इक्वल, हाँ OT तो हमें निकालना ही है, सब टेंजेंट। OP यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, R है, हमने लिख दिया। अब इसका इसमें इंटू करो, तो OT इक्वल R tan फाई। अब tan फाई तो आपको पता ही है, बताओ tan फाई R d थीटा अपॉन dr। ये tan फाई हम निकाल चुके हैं, ये tan फाई हम निकाल चुके हैं, ये तो आपको याद करना ही करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया, OT के इक्वल R स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr। ये यहाँ पे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट R स्क्वायर डी थीटा के अपॉन dr, R स्क्वायर डी थीटा के अपॉन dr। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। तो एक पॉइंट में ये दोनों हो गए। अब ट्रायंगल आपको ये वाला लेना है, क्योंकि नॉर्मल की ये लाइन है और ये सब नॉर्मल की है, तो दो लाइनें हमको मिल गई, दो लाइनें मिल गई, तो ट्रायंगल तो पकड़ सकते हो आसानी से, क्योंकि जिस ट्रायंगल की दो साइडें पता चल जाए, तीसरी ऑटोमेटिक हमको पता चल जाती है, क्योंकि ये दोनों आगे बढ़ेंगी ना, मतलब ये दोनों लाइनें कहाँ जाएंगी, यहाँ पे टच होंगे, तो एक लाइन ये और दो ये, ट्रायंगल पता चल गया। ऐसे करके ट्रायंगल पता करना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डालना है, क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको डालना है। तो देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट डलवाते हैं और ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमको नॉर्मल सब नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल सब नॉर्मल ये है, तो दो लाइनें पता चल गई। अब ये आगे ऐसे करके बढ़ेंगी, तो एक साइड ये मतलब रोकेगी, दो साइडों को ऐसे करके एक साइड रोक रही है, तो ट्रायंगल पता चल गया। ये क्या पता चल गया, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ पे फाई चाहिए, तो फाई ये तो 90 डिग्री है, तो फाई हमें चाहिए भाई। तो फाई कैसे मिलेगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा हमने आपको बताया था, ये पूरा बताओ, ये 90 है। तो अगर इसकी बात करें, इसकी तो टोटल में से इतना माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस फाई, 90 डिग्री माइनस का फाई, समझ गए, नहीं समझ पाए भाई, ये क्या है, ये 90 है, 90 आपको समझाते हैं, अब समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है 90 डिग्री का, है 90 डिग्री का। अब हमको इतना पता है, ये यहाँ से यहाँ तक पता है फाई, तो टोटल में से माइनस कर दो भाई, टोटल में से ये हिस्सा हटा दो, तो ये हिस्सा निकलेगा 90 माइनस फाइव। तो ये एंगल आपको लेना है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल निकालना है, ये साइड लेना है, और ये तो फिक्स है, आर तो लेना ही लेना है हर बार। तो अगर बात करें 90 के सामने हाइपोटेनस, और इसकी बात करें, ये क्या है, मतलब ये एंगल है, एंगल सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बचा हुआ बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किस में आता है, सेक में आता है। और कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, चाहे कॉस ले लो चाहे सेक ले लो। तो यहाँ पे सेक लेते हैं, तो पहले ट्रायंगल लिखते हैं, POG फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। POG, देखो POG कैसे भी लिखो, GOP लिख लो, GPO लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो यहाँ पे हम सेक लेते हैं, सेक 90 माइनस का फाइव, हाँ 90 माइनस फाइव। तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो सेक होता है हाइपोटेनस
90 के अपोजिट हाइपोटेनस क्या है? PG, बेस। तो ये दो फिक्स हैं, बचा हुआ बेस OP। सेक 90 माइनस क्या होता है? कौशिक होता है, ये तो आप जानते हो। सेक का कौशिक, कौशिक का सेक। PG हमको निकालना है, OPR है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दो? कौशिक स्क्वायर कर लो, क्योंकि हमें किसका यूज करना है? tan phi इक्वल, हमें किसका यूज करना है? देखो यहाँ पे लिखते हैं, tan phi के इक्वल R d थीटा अपॉन dr, इसका यूज करना है। तो कौशिक स्क्वायर कर लो, क्योंकि कौशिक स्क्वायर के इक्वल होता है 1 प्लस कॉड स्क्वायर। तो PG अपॉन R, तो 1 प्लस का कॉड स्क्वायर, ठीक है। तो PG क्रॉस इंटू भी साथ में कर देते यार, साथ में क्रॉस इंटू भी कर दो, इधर R आ जाएगा, इधर PG रहेगा। अब PG निकाल लो, तो PG इक्वल R 1 प्लस कॉट फाई, इसका इन्वर्स कर दो, तो DR अपॉन डी थीटा और 1 अपॉन R, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लो, होल स्क्वायर कर लो। तो PG के इक्वल हम बताते हैं, जैसे R और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर कर लो अलग, और DR अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर कर लो। ये PG को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल हमको पता चल गई, कहाँ पे लिख दें? चलो आगे लिखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लिख लो। PG को बोलते हैं, PG को बोलते हैं नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल R 1 प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? DR अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अब सब नॉर्मल, क्योंकि ये पता चल गया, आप सब नॉर्मल के लिए बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। अब एंड करके आपको लिखना है, एंड करके लिखना है, यही एंगल होगा, यही एंगल लेना है, ट्रेंगल भी वही लेना है, सब कुछ वही लेना है। केवल आपको ये वाली लाइन लेना है, और ये वाली, मतलब R वाली तो छोड़ना ही नहीं है, R वाली तो लेना ही लेना है। तो R और ये वाली, बताओ इस क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, 10 होता ना, ले लो। एंड 10 एंगल, बताओ एंगल 90 माइनस का 5, 90 माइनस 5, सामने अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर हो गई OG, और R वाली तो लेना ही लेना है, रेडियस वेक्टर OP, ठीक है। और ये क्या होता है? कॉट फाई, ठीक है। OG अपॉन R रख दो, क्रॉस इंटू कर दो, तो OG के इक्वल R कॉट फाई। तो कॉट फाई यहाँ से रखो इनवर्स करके, तो थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं इसको। OG के इक्वल R इनवर्स करके लिखना है, तो 1 अपॉन R और DR के अपॉन डी थीटा, ये काट दो, तो OG हमको पता चल गया, DR के अपॉन डी थीटा। और OG को क्या बोलते हैं? सब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दो? केवल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल लिखने के बाद में यहाँ पर DR अपॉन डी थीटा, DR अपॉन डी थीटा। अब नेक्स्ट आपको रूल बताएंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। पहले इसको रफ करेंगे, रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, हेडिंग डाल लो, सभी स्टूडेंट डाल लो, एंगल ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो यहाँ पे दो कर्व लेंगे, तो यहाँ पे लिख लो द गिवन टू कर्व आर इक्वल F1 थीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, फिर लिखेंगे आर इक्वल F2 थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आपको वैल्यू निकालना है आर डी थीटा अपॉन डी आर के, क्योंकि आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, tan phi बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कर्व है, तो पहले वाले को हम tan phi 1 ले लेंगे, फिर आपको इक्वेशन 2 से ये वैल्यू निकालना है, फिर क्या ले लेंगे tan phi 2। ठीक है, इतना आपको करना है पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो r इक्वल F1 थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। जैसे क्वेश्चन में एंगल पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको करना है, जैसे यहाँ पे हम रूल बता रहे हैं। कर्व है आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के डिफ्रेंशिएट करना है, जो यहाँ पे हम करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ डेस 1 थीटा। फिर आपको पता है यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर है और यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा है, तो इनवर्स आपको करना है। तो डी थीटा अपॉन डी आर के इक्वल 1 अपॉन एफ डेस, फिर इतना लिख देना है। फिर आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल आर अपॉन में एफ डेस 1 थीटा। इतना काम करने के बाद अब इसको क्या लिखना है, tan phi 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan phi 1, क्योंकि tan phi के इक्वल हमने प्रूव करवाया था आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो phi 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे दो कर्व है, पहले वाले के लिए tan phi 1 और दूसरे वाले के लिए tan phi 2। तो ठीक है, आर की वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो F1 थीटा अपॉन में F1 डैश थीटा, और यहाँ पे लिख देना है y इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है। और आपको पता है कि m इक्वल क्या होता है, m इक्वल क्या होता है tan थीटा, ये आप पढ़ चुके हो एक्सरसाइज 11.1 के बेसिक में, m इक्वल tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan यहाँ पे phi 1 है तो m1 ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे tan phi 1 के इक्वल, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी उसे m1 ले लेना है। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सिमिलरली से हम लिखेंगे। यहाँ पे तो हम सिमिलरली से लिख रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना उसमें दो कर्व मिलेंगे, तो आपको इसका और इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो हमने इक्वेशन सेकेंड सिमिलरली से लिख रहे हैं tan phi 2 के इक्वल m2, ऐसा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से बताते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, तो अल्फा ले लेना है। क्या ले लेना है, अल्फा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा के इक्वल लिखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिख लो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, अल्फा ले लिया। तो अल्फा के लिए केस बनेंगे, देखो कैसे, इतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं।
तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट अल्फा के इक्वल हमने phi1 में माइनस करना है phi2, मतलब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब यही है कि phi1 में phi2 माइनस करना है। इसके लिए कंडीशन है कि phi1 की वैल्यू ग्रेटर होगी phi2 से। जैसे यहाँ पे हमने m1 ले लिया 10 phi1 को, तो कहने मतलब है कि यहाँ से जैसे ऐसे वैल्यू मिल जाए √3 मिल जाए तो phi1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 कितने की वैल्यू होती है 10 की टेबल में 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है, तो पाई भाई हम 3 लिख देंगे। तो ऐसे करके आपको phi1 मिलेगा। यहाँ पे m1 और m2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक फार्मूला बन जाएगा, वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन अगर phi1 मतलब 10 phi1 के इक्वल ऐसे न्यूमेरिकली वैल्यू मिलती है तो phi1 की वैल्यू पता चल जाती है, ऐसे ही phi2 की पता चल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ लेना है, इतना ही काफ़ी है। जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब वहाँ पे phi1 की वैल्यू निकालेंगे, phi2 की वैल्यू निकालेंगे। phi1 ग्रेटर है phi2 से तो phi1 में phi2 को माइनस करना है। यहाँ पे डिफरेंस बताया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में माइनस ही यूज करना है, यहाँ पे डिफरेंस यूज कर लो, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें, अल्फा के इक्वल हमने क्या किया phi2 में phi1 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि phi2 ग्रेटर होगा, मतलब phi2 की वैल्यू ग्रेटर होगी phi1 से, phi2 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर होगी phi1 से, तो आपको phi2 में phi1 माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दिखाना है, डिफरेंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 अल्फा। 10 अल्फा के इक्वल जैसे 10 phi1 फिर डिफरेंस 10 phi2। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो ग्रेटर है उसको पहले लिखना है, जो लेस है उसको बाद में लिखना है। अपान में 1 प्लस का 10 phi1 इंटू 10 phi2, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। इसको और करके भी लिख देते हैं, वहाँ पे लिख दें कि यहीं पे लिख दें, चलो यहीं पे लिखते हैं 10 अल्फा के इक्वल 10 phi1 को क्या लिया था m1, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे m1 फिर डिफरेंस m2 अपान में 1 प्लस का m1 इंटू m2। मतलब ये पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लो इसको, ये पूछ लिया जाता है MCQ में, बहुविकल्पीय में आ जाता है कि कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट ये टिक लगा देना है। समझ गए हो? जैसे यहाँ पर हमने ये 3 केस बताए, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व एक्सरसाइज 11.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो 2 कर्व मिलेंगे, तो पहले phi1 निकालना है, जैसे ये रूल हमने बताया था ऐसे ही निकालना है phi1, फिर phi2 निकालना है। तो देख लेना है कौन ग्रेटर है, जो भी ग्रेटर उसी हिसाब से ये आपको कंडीशन ले लेना है। ये इसलिए लिखाया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनकर आ जाता है, इसलिए ये लिखा दिया है, और ये भी ऐसे लिखा दिया है, ये भी पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय में। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बेसिक था, ठीक है। अब अगली क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इस क्लास में करवाएंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अगली क्लास में क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस क्लास में बेसिक ही रखते हैं। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।